हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड यानी कि इतिहास की बुक हम लोग पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है। और सेकंड में हम लोग देख रहे थे व्यापार से साम्राज्य तक, यानी कि एक कंपनी कैसे वो आपका ट्रेडिंग के रूप में आई थी और एक उसने एक बहुत बड़ा एम्पायर अपना स्टेबल किया। तो कंपनी से सत्ता स्थापित होने की प्रक्रिया को हम लोग पढ़ रहे थे। उसी प्रक्रिया में हम देखते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद आपका जो दिल्ली था वो कैसे कमजोर हुआ, यानी कि केंद्र की सत्ता जो थी वो आपकी कमजोर हो गई और छोटे छोटे मुगल जो आपके प्रांत यानी कि जहां पर आपके सूबेदार नियुक्त थे वो अपने आप को फ्री यानी कि स्वतंत्र होने की घोषणा कर देते हैं। जमींदार अपनी ताकत भरने लगे। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हुई और कैसे कंपनी भारत आई उसका और क्यों आई थी पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रेडिंग पर्पस क्या था उनका, कैसे बंगाल की उनमें व्यापार की शुरुआत हुई, हुगली में सबसे पहले उन्होंने अपना किलेबंदी शुरू की। उसके बाद हमने देखा कि क्या था और युद्ध कहाँ से शुरू हुए और हमने पता है कि युद्ध का मेन कारण था बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच के हित, आपसी हित टकराने, दोनों ईगो पे ले रहे थे। और इसी को देखते हुए प्लासी का युद्ध हुआ। बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सिराजुद्दौला हार जाता है। फिर बैटल ऑफ आपका क्या हुआ, बक्सर हुआ और बैटल ऑफ बक्सर भी ये हार जाते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है नेतृत्व कर रहे हैं और रॉबर्ट क्लाइव इस टाइम आपके मद्रास में है और मद्रास जो है अंग्रेजों के प्रेसिडेंसी में नहीं आता, वो आपका फ्रांसीसियों की प्रेसिडेंसी में आता था। ठीक है, इतना हम देख चुके थे। उसके बाद किस तरीके से उन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी, कभी मीर कासिम कभी मीर जाफर, फिर वापस से आपका मीर कासिम को आपका नवाब बनाया, कठपुतली नवाब, और फिर वो आखिर में ही नवाब बन गए। और नवाब बनने की चाह किस प्रकार की थी आप देख सकते हैं कि अंग्रेज अधिकारियों ने एक बहुत बड़ी मतलब इस तरह की जिंदगी जीते थे जिस तरह से नवाब जिंदगी जीते थे। आप सोच सकते हैं कि उस जमाने में ब्रिटिशर अधिकारी होना एक अपने आप में ड्रीम था, लेकिन नवाब होना उससे भी बड़ा ड्रीम था। क्लियर है? अधिकारियों की चाह क्या थी कि हम नवाब की तरह जीवन जिए और आम जनता की चॉइस क्या थी कि हम अधिकारी की जिए। और उस जमाने में ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करना मतलब आज आईएएस बनने जैसा था। क्लियर हो गया? चलिए, अब रॉबर्ट क्लाइव को कहाँ भेजा गया था कंपनी के भ्रष्टाचार को आप खत्म करने के लिए, लेकिन खुद ने भ्रष्टाचार किया और आरोप भी लगे उन पर। आरोप हालांकि सिद्ध नहीं हो पाए और लास्ट में उन्होंने 1774 में आत्महत्या कर ली। यहाँ तक हम लोग अंतिम रूप से देख चुके थे, पढ़ चुके थे। देखिए, पूरा एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ाना थोड़ा टफ होता है, लेकिन जो बच्चे क्लास में नहीं आते उसको एक ओवरऑल एक आपकी इमेज बन जाए और पिछले लेक्चर से हम लोग लिंक कर पाए, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें आपको बताता हूँ। तो इतना आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, वहां कंपनी के नवाब क्यों अफसर बने थे, क्या कारण था, भ्रष्टाचार में क्या दिक्कत थी कंपनी में जो आपका भ्रष्टाचार फैल रहा था, इन सब चीजों को हम लोग इसमें देख रहे थे। इतना आप एक बार देख लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। कोई डाउट कोई क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लीजिए। देख लिया? चलिए अब शुरू कर दें। अब कहानी है जब आत्महत्या कर ली उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि कंपनी के जो भी अफसर थे, हर आदमी नवाबों से और वहाँ के लोकल जो आपके आपके जमींदार थे सबसे वो आपका गिफ्ट लेना चाहते थे, यानी कि वो रिश्वत तो नहीं ले सकते थे लेकिन रिश्वत के रूप में गिफ्ट लेते थे, ताकि अगर कंपनी में कभी जांच बैठे तो कहे कि हमको वहाँ के राजा ने गिफ्ट के तौर पर दिए है। तो उसमें बड़ी बड़ी रियासतें मांग लिया करते थे, सोना चांदी मांग लिया करते थे और पैसे इस तरीके से, यानी कि ये भी रिश्वत का रूप है। कंपनी सभी अफसर क्लाइव की तरह फैले इकट्ठा नहीं थे। बहुत सारी बीमारियां और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी को भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं है। कह रहे आप अगर सबको एक ही नजर तोलोगे भाई वो सारे अधिकारी आपके बेईमान थे, भ्रष्ट थे, तो ये मानना भी आपका क्या नहीं होगा, सही नहीं होगा। उनमें से बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आते थे, बहुत सिंपल परिवार से आते थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा बस यही थी कि भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौट कर क्या करें, आराम की जिंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत को लेकर वापस लौट गए उन्होंने आलीशान जीवन जिया। अगर मान लीजिए आपने जो सोच के आए हैं, भारत आए, आपने पैसा कमाया, पैसा तो कमा ही लिया, अगर आप भारत वापस लौट गए तो आपने जिंदगी बड़ी अच्छी जी।
बहुत अधिकारी भारत नहीं लौट पाए। उन्हें लोगों को नवाब कहते, यानी कि जो लोग भारत से पैसा कमाकर वापस लंदन गए उनको क्या कहा गया? नवाब। आज भी होता है कि जब कोई आदमी विदेश में नौकरी करता है और भारत वापस आता है तो हम क्या कहते हैं कि भैया इसने तो विदेश से पैसा कमा रखा है, तो नवाब हो रखा है ना? क्या बोलते हैं? नवाब। ठीक। यह शब्द, भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण था। नवाब यानी कि ऊपर चंद्र बिंदी लगी है, नवाब, नवाब यानी कि उसी का अंग्रेजी स्मरण द्वारा बनाया गया था। उन्हें लोग अक्सर अमीर और सामाजिक हैसियत से रातों रात ऊपर आने वाले लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों, कार्टूनों में उनका मजाक उड़ाया जाता था। इनका, जो लोग अधिकारी में जॉब करते थे। अब देखिए, कंपनी का फैलता शासन, ये तो वो स्थिति थी। अब कंपनी क्या कर रही है? अपने शासन को बढ़ा रही है। हम 1757 यानी कि बैटल ऑफ प्लासी, 1757 यानी कि जो आपकी क्रांति, पहली बगावत 1757 शुरू हुई और दूसरी 1857 की क्रांति और 1947 में देश आजाद, यानी कि 7 नंबर बड़ा कॉमन चला है। क्लियर हो गया? ठीक। इसके बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया देखने को मिली। आप देखते हैं 1757 से लेकर 1857 के बीच ये 100 साल में इन्होंने बहुत सारे रियासतों को कब्जा है, बड़े बड़े जमींदारों को लिया। और आप जानते हैं फिर इन्हीं सभी लोगों ने अंग्रेजों का प्रचुर विरोध किया और यही प्रचुर विरोध क्या बदल गया? 1857 की क्रांति। चाहे उसमें तत्कालिक जो कारण बना था वो चर्बी लगे कास्तूर और गाय के और सुअर के चर्बी लगे जो कास्तूर थे, उसने उसको आपका विस्फोट को फोड़कर हमारे सामने रख दिया। लेकिन कारण था 1757 से और 1858 के बीच 100 साल के बीच भारतीय राज्यों का जो कब्जाने की जो प्रक्रिया हुई थी। कुछ बातें इसमें भी महत्वपूर्ण सामने आती हैं कि किसी अनजाने इलाके में कंपनी सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया, यानी कैसे नहीं गए कि कोई राजा दिखाई दे चलो अटैक करते हैं, धावा बोल दिया, उस पर कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं किया उन्होंने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले, अगर मान लीजिए कोई भारतीय रियासत है उसको अधिग्रहण करना है, उन्होंने विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनैतिक साधनों का इस्तेमाल किया। वो जानते थे सीधे करेंगे जनता विरोध कर देगी, इतने भी नहीं है कि अगर एक क्षेत्र की, एक रियासत की जनता आ गई तो हमको मार देगी और खाड़ देगी। उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया, उन्होंने राजनीति का प्रयोग किया, आर्थिक रूप से लोगों को से लड़े। अब जैसे आप जानते हैं बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इसके बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात। रेजिडेंट क्या होता था? मान लीजिए आपकी देहरादून की रियासत है और किसी की, आपका रियासत है चमोली की, पौड़ी की, टिहरी की, कहीं की, मान लीजिए हरिद्वार की, लक्सर की, एक एक रियासत होगी। तो उन रियासतों में शासन तभी चला, मतलब शासन कौन चलाएगा? राजा ही चलाएगा। लेकिन अंग्रेजों का एक प्रतिनिधि उस दरबार में रहेगा, उसी को कहा गया रेजिडेंट। क्या गया? रेजिडेंट का मतलब होता है निवासी। वो क्या होगा? वहां का रहेगा, यानी कि बहुत सारे मुद्दों पर वो आपको सलाह देगा, सामने नहीं बोलेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो शासन था, जो बादशाह हो या नवाब हो या कोई आपका राजा हो, और रेजिडेंट को ध्यान में रख के चीजों को करता था। तो हर रियासतों में, हर जो बड़ी बड़ी बात की जमींदारी थी, उनमें रेजिडेंट को आपका तैनात किया गया। रेजिडेंट कौन था? ब्रिटिश अधिकारी, ब्रिटिश द्वारा नियुक्त किया गया अधिकारी। ये कंपनियां राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनियों के हित की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना, और रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर के मामलों में भी दखल देने लगे। पहले क्या कहा था कि केवल बैठे रहेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन बाद में क्या हुआ? हेल्प थोड़ी कर रहे थे, वो जो उनके काम थे उन काम में आपका दखल देने लग गए। अलग अंग्रेज अगल अगला राजा कौन होगा? आप देखिए, मान लीजिए आज पिता है, कल को पुत्र आएगा, उसके 2-3 पुत्र हैं, कौन होगा, किस पद पर वहां किसको बैठाया जाएगा, इस तरह की चीजें कंपनी के अफसर ही तय करने लग गए थे। अवध का नवाब, कर्नाटक के नवाब को लेकर जब आपकी लड़ाई हुई तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हुआ। ठीक, अवध के नवाब के ऊपर ये सारी चीजें हुई, हैदराबाद में भी ये चीजें हुई। तो कई बार कंपनी रियासतों पर सहायक संधित होती थी। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है, मैं कभी आपको सहायक संधि के बारे में पूरी विस्तृत से आपको चर्चा करूंगा कि किस तरह से
फ्रांसीसी लेकर आए थे, अंग्रेजों ने इसको अच्छे से कैप्चर किया। डुप्ले बेसिकली सहायक संधि का प्रयोग करता था। क्लियर था? डुप्ले क्या था? फ्रांसीसियों का एक गवर्नर था, वो वहां इसका प्रयोग किया, जो रियासतें में बंदोबस्त माना जाता था और अपनी स्वतंत्र सेवा देने का अधिकारी नहीं था। ठीक, यानी कि अगर तुमने बाप की संधि कर ली, संधि होगी तो बात आपस में करने पड़ेगी। अब देखिए, कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, यानी कि आपने अगर हमारे साथ सहायक संधि करी तो भैया आप टेंशन मत लो, आपकी सेना कमजोर है। अब आपको मैं बता रहा हूं आपको सहायक संधि के बारे में। मान लीजिए मैं राजा और आप अंग्रेज हैं और आपको मेरे यहाँ कुछ आपको नियंत्रण करना है, तो सीधे कैसे करूंगा? मैं आपका मित्र बनूंगा कि राजा साहब आपके यहाँ क्या है, सेना मजबूत नहीं है, आप एक काम करो, आप मेरे मित्र हैं, हमारी जिम्मेदारी है, 1000 की टुकड़ी में आपकी सेना में रख देता हूँ आपके पास। हाँ ठीक है, रख दीजिए, ये आपकी सेवा के लिए। राजा खुश हो गया कि अंग्रेजों ने मुझे क्या दिया है, 1000 सैनिक दिए। अब बोला महाराज आपने कर लिया है तो अब एक काम करेंगे, आज से इनका वेतन भी आप ही देंगे और खाने पीने की जिम्मेदारी भी आपकी रहेगी। यानी कि मेरे अधिकारी सब कुछ थोप दिया आप पे। अब क्या होगा, मिल गया, अगर कुछ भी इंटरफेयर होगा तो वहां सलाह देंगे, उसका आएंगे, पूरी राज्य की खबर उनके पास रहेगी और जो कमजोर पॉइंट है उनको मजबूत करेंगे और अपना काम करेंगे। और यही एक सहायक सेना रखवा देते थे और बाद में जैसे ही मौका लगा राजा पर अपनी संधि थोप दिया करते थे, उस राज्य को अपने कब्जे में ले लिया करते थे। कंपनी को सौंप देते थे और पैसा देती थी कंपनी अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे। अब बोल दिया कि भैया आपके पास 1000 सैनिक रखे हुए हैं और इनकी सैलरी जाएगी आपकी 1,00,000 रुपए, और महाराज अगर आपने 1,00,000 रुपए हर मंथ नहीं दिए तो जुर्माने के तौर पर कंपनी को अपने भाग कब्जे में लेती थी। अब आप पैसा नहीं दे रहे हैं यानी कि तुम्हारी स्थिति खराब है, खराब हो तो लड़ाई कर लो, नहीं तो भाई साहब चुपचाप हमको एक क्षेत्र अपना भाग कब्जे में कर लो। उदाहरण के लिए रिचर्ड वेलेस्ली अंग्रेजों के गवर्नर हैं जो सहायक संधि को कर रहे हैं, ध्यान रखना। रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल 1758 से लेकर 1805 के बीच अवध के नवाब, अवध यानी कि आज का तारीख में जो पूर्व का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, उसकी बात कर रहा हूँ, लखनऊ वाला क्षेत्र के नवाब 1801 पर अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपना पड़ा। यही कारण था, सहायक संधि कर ली और उनके चक्कर में पड़ के पैसे नहीं दे पाए तो आधा चीज क्या किया, मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक संधि सहायक सेना में पैसा अदा करने में चूक गए थे। इस आधार पर हैदराबाद भी छीन लिया गया, हैदराबाद भी इनके हाथ से निकल। ये सारी चीजें इस तरह से होती थी। तो सबसे पहले शासन कैसे फैलाया आप देखिए, फिर आगे हो गया, आगे बढ़े, इतना आपने देख लिया, यहाँ तक कोई डाउट कोई क्वेरी? चलिए आगे बढ़े। आप देखिए, एक चित्र देखिए, दिखाई देने व्यक्ति अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला। ये कौन थे? अवध का नवाब है? नहीं, ये नवाब हैं बंगाल के। सिराजुद्दौला तो बंगाल के नवाब थे। और बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधि के अनुसार सिराजुद्दौला ने ज्यादातर अधिकार छीन लिए गए, लेकिन वह रेजिडेंट के सामने अपने चिर परिचय शाही शानो शौक में दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस तरीके से खड़े, चीर मतलब कपड़े होते हैं, और ये है ब्रिटिश रेजिडेंट। ठीक, उनके सामने कैसे खड़े, अब भी वैसे ही खड़े। ठीक है, अब देखिए, अब रेजिडेंट को समझते हैं कि आखिर में रेजिडेंट की ताकत क्या होती थी, रेजिडेंट था कौन, एक उसको पता होना चाहिए रेजिडेंट के बारे में। ठीक, कंपनी द्वारा ध्यान दीजिए नियुक्त किया गया रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दर्शक जेम्स मिल, यही हैं उस समय के सबसे बड़े जो इतिहास को डिवीजन कर रहे हैं, सब कुछ यही सलाह देंगे। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता था, ध्यान दीजिए, रेजिडेंट क्या है, रियासत का राजा। यानी कि आप कह रहे हैं सर राजा तो कोई और है और उसके यहाँ आपका रेजिडेंट रखा हुआ है तो राजा हो गया, तो ये ब्रिटिश की तरफ से राजा था और हम उस हस्तक्षेप की मनचाही का निश्चित आज्ञा के तहत काम करने की छूट देता था कि मैं कोई इंटरवेन नहीं करूं, मन चाहे कुछ भी करो। जब स्थानीय राजा पूरी तरह से अधीनस्थ रहता था, अधीनस्थ का मतलब होता किसी का अंडरटेकिंग रहना, और
रेजिडेंट यानी कि ब्रिटिश सरकार के आपके माफिक काम करता था। अगर कैसा कर रहा है कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके मुताबिक अगर काम कर रहा है, कैसे रेजिडेंट के मुताबिक काम कर रहा है, तो चीजें आराम से चलती थी। कैसे थी? आराम से। दोनों मिलजुल कर काम कर रहे हैं, चाहे आपका कौन हो, राजा हो, राजा किसकी बात सुनना, रेजिडेंट की, अंग्रेजों के अनुसार काम कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल चलेगा। लेकिन जहां तुम थोड़े से विपरीत गए तो रेजिडेंट और राजा के बीच में तनातनी होगी, तो अंग्रेज और नवाब के बीच, राजा के बीच दिक्कत हो जाएगी। शासन के कामकाज में रेजिडेंट की दखल अंदाजी सब कुछ चलती थी, कुछ अलग तरह से घटता रहता था। जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता जिससे ब्रिटिश सरकार गलत मानती, तो टकराव और उथल पथल पैदा हो जाती। यानी कि अब आपने रेजिडेंट नियुक्त किया है तो आपको अंग्रेजों के अनुसार वहां चलाना पड़ेगा, नहीं तो विरोध की स्थिति को आपको झेलने के लिए आप तैयार हो जाए। ऐसी स्थिति थी रेजिडेंट और इनके बीच की। ठीक है, ये आपको। अब इसके बाद निषेध आया अधीनस्थ। ठीक, तो रेजिडेंट क्या थे आपको क्लियर हो गया। चलिए, टीपू सुल्तान, बहुत बड़ी जंग होने वाली है और जंग का राजा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान यानी कि शेर मैसूर, मैसूर का शेर जिसे कहा गया, वो कौन है? टीपू सुल्तान, शेर मैसूर। अब देखिए, मेरे बहुत फेवरेट कैरेक्टर में से एक हैं। अगर मैं भारतीय इतिहास को पढ़ूं तो टीपू सुल्तान बड़े अहम रखते हैं। अंग्रेजों के अगर कोई दांत खट्टे कर रहा था तो हैदर अली और टीपू सुल्तान दो ऐसे बादशाह थे जिन्होंने मैसूर में अपनी सत्ता स्थापित की। एक सिपाही से लेकर एक बादशाह तक का सफर तय किया और उसके बाद पूरे शान और साकत के साथ युद्ध लड़े और अंग्रेजों से कभी न झुके। कह रहे हैं कि जब कंपनी अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों का पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। अब दिख रहा है कि हमको कुछ हो जाएगा, हमको मार देंगे या फिर हम कब्जा लेंगे, तो कंपनी क्या करती थी? सीधे सैनिक टकराव का भी रास्ता अपनाया। अब कोई सुन ही नहीं रहा है, कोई साया संधि करने को तैयार ही नहीं है, कोई पहली मनसा को पकड़ ले रहा, तो कुछ तो चाहिए उनको। क्लियर हुआ? अब देखिए, दक्षिण भारत का एक राज्य था मैसूर। उदाहरण से यह बात समझ में यानी कि समझी जा सकती है कि हैदर अली शासनकाल था 1761 से लेकर 1782 तक, और उसी का एक पुत्र था, विख्यात पुत्र, यानी कि टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान 1782 लेके और 1799, यानी कि ज्यादा लंबा कार्यकाल नहीं रहा, लेकिन जबरदस्त काम किया। ठीक, अंग्रेजों के जबरदस्त दांत खट्टे करे। यकीन मानिए, ये तो रानी लक्ष्मीबाई या फिर इन जैसे शासकों ने उनको लोहे के चने चबा दिए थे। जैसे शक्तिशाली शासक के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट, अब आप मालाबार तट को आप देखिए, ये है मालाबार तट, वर्तमान का जो आपका तमिलनाडु वाला रीजन है। मालाबार तट से होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। कहां से था? मैसूर रियासत के नियंत्रण में था। और आप जानते हैं, इन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी यहाँ बनाई थी जिसका नाम था मुसलीपट्टनम। अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित थी? दक्षिण भारत में। और यहाँ कौन थे? तो यहाँ आपका सबसे पहले फ्रांसीसी यहाँ रहे। ठीक है, मुसलीपट्टनम में इन्होंने बनाई थी, जहां से वे काली मिर्च, ध्यान दीजिए, इलायची खरीदते थे, क्योंकि यही कार्डमियम की पहाड़ियां हैं, यही बाप की इलायची की पहाड़ियां, यही बाबा बदून की पहाड़ियां हैं। और आप जानते हैं कि यही वो क्षेत्र है जहां से आप गए कॉटन कल्टीवेशन के लिए भी कपड़ा लेते थे। और 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासतों में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी और काली मिर्च, अब देखिए क्या होता, चंदन, जिसके लिए डाकू बरप्पन जाना जाता था, चंदन की लकड़ी और काली मिर्च और इलायची का निर्यात पर रोक लगा दी। क्या होगा? निर्यात पर रोक लगा। ठीक, रोक क्यों चाहते थे? क्योंकि नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको ट्रेड हो, अपने हिसाब से व्यापार कराना चाहते थे। ठीक, सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया।
कि भाई आप लोग जो हम लोकल लोग हैं वो लोग कंपनी से ट्रेड नहीं करेंगे। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसियों व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध था। अब फ्रांसीसियों और अंग्रेजों का आपस में हिट टकरा, दोनों का आमने सामने लड़ाई थी। अब जो राजा फ्रांसीसियों को सपोर्ट करेगा, अंग्रेज उसके ऑटोमेटिक दुश्मन बन जाएंगे। यानी कि सपोर्ट कौन कर रहा है? मैसूर राज्य। और किसका व्यापार नहीं होने दे रहा है? अंग्रेजों का। तो दिक्कत हो रही है अंग्रेजों को। और घनिष्ठ विकसित किया, उसकी मदद से अपनाई और एक आधुनिक सेना बनाई, यानी कि फ्रांसीसी की हेल्प से एक मॉडर्न सेना तैयार की। दिक्कत किसको होगी? अंग्रेजों को। न तो उनको काली मिर्च का व्यापार हो रहा, ना चंदन का, और ना ही उनकी इलायची का। तो इस चक्कर में उनके हित टकराएंगे और हित की वजह से ही मैसूर से उनका झगड़ा। और 3 युद्ध को पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल मेरे प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।